जितना भी क्वेश्चन था मैंने करा दिया है ना, सारा थ्योरी हो गया, क्वेश्चंस हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आप उसको लगाइए, ठीक है। फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। कैसे क्या करना है वो आप देखिए और आप लोग भी देखिए। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ना। A spherical concave mirror has a aperture diameter d and radius of curvature r. A point source of light is placed at its center of curvature. Source emits power W and the mirror surface is completely reflective. ठीक है, आपसे पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट हुआ है उसके कारण, ठीक है। तो चलिए और ध्यान से समझिएगा, है ना। ये क्या है आपका पावर है ना। और ये क्या हो रहा है, इस पे इंसिडेंट हो रहा है, उसके कारण इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो फोर्स लगा, ये उनका क्वेश्चन है ना। तो यहां पे ऐसा तो आप नहीं कर देंगे सर, एम ए लगा देंगे, है ना। तो आप सोचिए कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए अब देखिए कि हमें पता है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। मतलब जो लाइट इंसिडेंट हुई इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उसको हम पावर से कर सकते हैं क्योंकि यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर, पावर कितना दिया हुआ है आपका W, और एरिया क्या हो जाएगा इसका 4πr², ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है सर, हमसे पूछ रहा है कि आप फोर्स बताओ, क्या बताओ, फोर्स बताओ। फोर्स अगर पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, है ना। क्या निकालेंगे बेटा, चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से समझना। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है मतलब P, और P क्या होता है h/λ, है ना। इस केस में तो यही है। अब ये भी हमें नहीं दिया हुआ है, वेवलेंथ भी नहीं दिया हुआ है ना। तब हम क्या करेंगे, एनर्जी के पास जाएंगे, है ना। किसके पास जाएंगे, एनर्जी के पास जाएंगे, है ना। और एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है आपको पता है सर। देखिए ई होता है hc/λ। क्या होता है सर, ई होता है hc/λ, और सर मोमेंटम होता है h/λ। तो ये आपका क्या है, मोमेंटम है ना। क्लियर है। तो आपका मोमेंटम क्या हो गया, एनर्जी बाई सी। क्लियर है ना। आई बात समझ में। अब हमें क्या मिला, ये मिल गया। अब एनर्जी के पास जब हम गए तो एनर्जी हमें नहीं मिला, हमें क्या मिला है, पावर, है ना। क्या मिला है, पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, अरे यही तो है। आप समझ रहे हैं कि सवाल आपको कैसे लिंक किया है। क्लियर है। अब सवाल कितना आसान है ना। तो चलिए इसी बात को हम समझते हैं। जब आप सवाल को सॉल्व करने जाते हैं ना, तो ये तरकीब आपके दिमाग में होना चाहिए, करेक्ट। चलिए तो ये क्या हो गया, इंटेंसिटी हो गया आपका W/4πr²। अब मैं आपको बोलूं कि एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो यहां पे पावर आपका क्या है, ऐसा मत लिखिए, ठीक है। ये वाला आप समझे। आई इज इक्वल टू क्या हुआ, ए E/T लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है। एक एक बात समझिएगा, है ना। अब यही तो मैंने लिखा, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि E/T दैट इज IA। आई बात कुछ कुछ समझ में आप, है ना। अब यहां पे मैंने एनर्जी को तो रिलेट किया। अब मैं मोमेंटम के पास जाता हूं, किसके पास जाता हूं, मोमेंटम के पास। तो जब मैं मोमेंटम के पास जाऊंगा, मोमेंटम में क्या लिखूंगा, है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, h/λ, है ना। रिलेशन हमारा एनर्जी के साथ कैसा है,
क्या यही है ना। अब ये हमारे पास है और एनर्जी पर यूनिट टाइम हमने निकाला है, डेट इज आई ए, मतलब आई ए बाई सी हो गया। अरे हाँ कि ना। अब वहां पे देखिए कि इंटेंसिटी जो हमारा है वो इंटेंसिटी हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बताया, W/4πr²। मतलब यहां पे मैं बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब मैं पूरे पे तो बात नहीं कर सकता ना, किसी एक पे बात करूंगा। मतलब यहां पे ये ऐसा करके लाइट गई इस तरह से और रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी पे, और ये एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, ds। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो एरिया हम कंसीडर कर लेंगे छोटे के लिए वो ds हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में। कहाँ तक बात हो गई, मोमेंटम की। अब मैं आपको ये बात बोलूँ कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से एक लाइट, किसी एक फोटोन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये इस पे गया और जाने के बाद रिफ्लेक्ट इस पे हुआ। तो आप बताइए कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा, जो चेंज इन मोमेंटम होगा, और हम क्या निकाल रहे हैं, पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज फोर्स। क्लियर है, आप यही पढ़े हैं ना यार, यही पढ़े हैं ना आप, है ना, कुछ खास बात तो है नहीं। एकदम ध्यान से देखिएगा आप, ये वाला देखिए। अगर मैं ये आपको बोलूं, इस तरह का सवाल आपने किया है ना, क्लियर है, एक बॉल है 1 kg का, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, किसी एंगल थीटा पे स्ट्राइक करा, तो आप चेंज इन मोमेंटम उसका क्या निकालेंगे, अरे बताओ यार, 2mv cos थीटा करेंगे ना जी, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जब आया, दिस इज चेंज इन मोमेंटम h/λ, और फिर उधर से तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब यहाँ पे आ गया 2। क्लियर, ये जो आपका आया ये क्या आया आपका, फोर्स, क्योंकि ये मोमेंटम क्या है, पर यूनिट टाइम है ना, तो ये आपका क्या आ गया, फोर्स। अब यहाँ पे देखिए ये तो ds है ना, और जो cos थीटा वाले हैं वो एडअप हो जाएंगे और sin थीटा वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे ये हो गया। आगे इसको मैं मिटाता हूं, यहां पे cos थीटा टू 4πr² ds cos थीटा, ये वाला आपका क्या हो गया, dA, है ना। अब ध्यान से देखिए ये क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है ना। आप उसका एरिया निकाल लीजिए, 4πr² c है बेटा यहाँ, है ना। और ये dA कितना हो गया आपका, पाई d/2 का होल स्क्वायर, मतलब d² / 4, है ना। तो 2 2 जा पाई, पाई से पाई कट जाएगा ना, पाई से पाई कट गया आपका, W/d² πr²c, ठीक है। तो इतना फोर्स जो है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगा। आप इसमें एक बात बताइए, आप इसमें क्या नहीं जानते थे, सब जानते थे, बस आपको रिलेट करना था, क्लियर है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं, बनाइए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, द फिगर शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय 2 नेबरिंग एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल। ये बात लेकिन सही है ना। अगर आप ये सोचते हैं ना कि कोई चैप्टर छोड़ के मैं दूसरे चैप्टर में जाऊं, तो आप उसके पुटिंग गेटिंग प्रॉब्लम बना सकते हैं, बट अच्छे सवाल बनाने के लिए ना आपको सारे चीज क्लियर होने चाहिए, है ना, ठीक है। तभी तो इसका नाम है आगाज एडवांस, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सर, प्यार मोहब्बत की बातें हैं। shows the reflection of a plane wave by 2 neighboring atoms on the surface of a crystal। देखिए ये क्या है आपका, ये वाला मतलब की बातें सर, मतलब की बातें सर ये, ठीक है, और उनके मतलब की बातें ये, हमें फाई निकालना है। अब जो दो क्या है, वेव्स है,
तो मुझे इनका क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस, है ना। और आप ध्यान से देखिए कि डेल एक्स, जब आप वेव पढ़े होंगे, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना जी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, एल लेमडा। तो पहले भाई साहब वो निकाल लेते हैं ना, है ना, कि डेल एक्स है कितना। क्लियर, चलिए ग्रीन ग्रीन कर देते हैं। अब आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं, है ना, तो उनके बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, उन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, राइट, यही बात है ना। मैं ये तो मानूं ना कि आप ये चैप्टर जब पढ़ने आए हैं तो आप वेव्स कंप्लीट करके आए हैं, है ना, और नहीं तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान लिख लो कहीं पे, है ना, कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस पर। तो इस प्ले पे हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये कितना हो गया जी आपका 90। और थोड़ा और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि ये फाई है, तो भाई साहब ये आपका कितना है, ये आपका कितना है जी 90, है ना। और ये आपका कितना है, बहुत अच्छा सवाल है ना। 90 माइनस फाइव हो जाएगा, ये फाइव है तो ये 90 माइनस फाइव, और ये डी है तो ये साहब हो जाएगा आपका डी साइन फाइव, है ना जी, करेक्ट। तो डेल एक्स जो आपका है वो आपका पाथ डिफरेंस है, और वो हमने यहां पे क्या निकाला है, हमने निकाला है डी साइन फाइव इज इक्वल टू एन लेमडा। सर यहां तक तो आप बच गए, निकाल लिए। अब लेमडा आप कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं है, कुछ दिया होगा, है ना, कुछ बात करा होगा इसने। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है ना। हाँ बोल दिया, कोई दिक्कत। P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, है ना। हालांकि अभी मोमेंटम आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, लेकिन आप ये फॉर्मूला तो जानते हैं। और आप एक और फॉर्मूला जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर बाई 2m, है ना। अगर ये भी नहीं जानते तो और समझिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए एम से, है ना, तो ये कितना हो गया, हाफ। क्या सर मैं एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप मुझे इतने हल्के में ले रहे हैं, है ना। क्लियर है, आई बात समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के ई, ये काइनेटिक एनर्जी। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 2m। आई बात समझ में सर, सब बात समझ में मेरे को पहले से ही था। अब यहां पे आप देखो, रूट ओवर ऑफ 2m एच बाई लेमडा, है ना। लेकिन साहब अपने को तो लेमडा निकालना है ना, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m। अब यहां पे जो क्यू ये है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नॉट हाफ एम वी स्क्वायर ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चर्चा कर रहा है, मतलब क्यू वी, है ना। तो क्यू यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये आप देख लिया, अब मैं इसे इरेज करूंगा क्योंकि ये मेरे मतलब का नहीं था, ये मेरे ब्रेन से ही आ जाता, है ना, आपके ब्रेन से। ये एन लेमडा आपका क्या आ गया, एच अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m वी, है ना। और ये क्या है, डी साइन। तो साइन फाइव इज इक्वल टू एन एच अपॉन डी इधर उतार लो, रूट ओवर ऑफ 2m, है ना जी। तो फाइव आपका कितना हो गया,
साइन इनवर्स ऑफ NH अपॉन डी रूट ओवर ऑफ, ये आपका आया आंसर। क्लियर है? निकल गया। क्या करना था इसमें? कुछ नहीं करना था। अरे चैप्टर ही क्या है, क्या करा लोगे आप, है ना? क्या करा लोगे? मोमेंटम है, एनर्जी है, हो गया खत्म। और क्या है? कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा पावर से रिलेट कर दोगे, पावर को इंटेंसिटी के रूप में दे दोगे, और क्या कर लोगे? अब लो आपने अपने वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व करा दिया, तो वो उतना तो मैं पढ़ के आया हूँ ना सर, है ना? उतना तो मैं पढ़ के आ रहा। अब जितना घुमा लो, इस चैप्टर का जो वजूद है उसी पर डिजाइन करोगे ना आप। थोड़े का अलग चैप्टर का थोड़ा हेल्प लोगे ना, उतना मेरे को आता है। बस कॉन्फिडेंस रखना है ना? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए सवाल को देखिए, है ना? कुछ खास नहीं है ना? लेकिन जब आप बनाने जाएंगे ना, लिटरली आपको बहुत खास लगेगा। ठीक, इसलिए ऐसे ओझल में नहीं छोड़ दीजिए, बनाइए। ठीक, आप देखिए कहाँ तक आप बातों को समझ पाइएगा। सो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को चेक कीजिए। ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सॉलिड स्फीयर विथ ए नॉन फिक्स्ड डेंसिटी Earth's stationary above the sun. This is because the gravitational attraction of the sun is balanced by the pressure due to the sun's light. Assume that the sun is far. चलिए देखिए, मास ऑफ सन अपॉन स्फीयर का मास r² इज इक्वल टू फोर्स। अब मेरे को तो फोर्स नहीं दिया हुआ है ना? तो हम देखेंगे इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू IA, है ना? क्लियर है? अब मैं ये भी जानता हूं कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना? तो यहां पे मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? P/C, है ना? तो यहां पे आप लिखिए सन, क्लियर है, बाई C। ठीक है, अब इस वाले पे आपने क्या लिखा? G/M/S m/r² इज इक्वल टू, ये आपका पावर है जी, तो पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया पाई r²/C। अब मुझे क्या करना है? इस r को तो कैंसिल आउट करना है, क्योंकि क्या है, ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द सन, मतलब सन और स्फीयर के बीच का जो दूरी है ना, वो क्या होना चाहिए? इस r के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में? और मुझे निकालना क्या है? ये वाला r, और इस वाले का मास नहीं दिया हुआ, डेंसिटी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 4/3 पाई r³। तो आप इसके जगह पर रखिए जी। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए, है ना? ऐसे ओरली नहीं होता है। इक्वल टू आई इंटेंसिटी। अब फिर मेरे को क्या करना है? इसको उड़ाना है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर एरिया 4πr²। तो ये कट गया, है ना? और इधर आपका, ठीक, तो ये r बच गया। अब ये जो r है ये आपका आंसर है। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ r हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? तो हमने क्या किया? रिलेट किया। ये वाला फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए क्या कह रहा है सवाल? A horizontal beam of light is incident on a plane mirror inclined at 45 डिग्री to the horizontal। मतलब मिरर जो है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, अब उस पर क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंट हो रहा है। करेक्ट, यहां तक मैं समझा। द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर इज 80%। अब 80% जो है
वो क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और 20% तो ऑब्जर्व हो जाएगा फिर, है ना। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द मिरर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट। उस इंसिडेंट लाइट के कारण मिरर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, यही प्रश्न है ना। तो पहले मिरर बनाइए, मिरर बन गया, हॉरिजॉन्टल से कितना है 45 डिग्री, है ना। अब बहुत सारे बीम ऐसे आए होंगे, है ना, दिस इज बीम ऑफ लाइट, है ना। ये मैं किसी एक रे को लेता हूँ, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। ये ऐसा हुआ होगा इस तरह से, है ना। तो मैंने यहाँ से लिया, ये आया, अब आने के बाद रिफ्लेक्ट किया होगा, और इसमें मेंशन कर रहा है कि 80% रिफ्लेक्ट हुआ है। क्लियर है, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, 80%, और 20% क्या हुआ, ऑब्जर्व हो गया होगा। अब ये हमारा कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम, क्या हुआ, मिरर ये नहीं है भाई 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 भाई, मिरर ये है। तो चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से सुनना, जो चेंज इन मोमेंटम है, जो चेंज इन मोमेंटम हो वो मिरर से क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा √2p, p क्या है तुम्हारा, मोमेंटम है, क्या है, मोमेंटम है ना। अब इस तरह से आया तो फोर्स इसने एक्सर्ट करा, और वही तो ये पूछ रहा है, ये आपका क्या हो गया, फोर्स। अब आप, ये आपका एफ नेट है ना, ये आपका थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू Fy/Fx। मतलब सुनो मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप तो तब ना जब मुझे मालूम है ना। अगर अपने को पटना से दिल्ली जाना है ना, तो कानपुर तो नज़र आना चाहिए ना। क्लियर है, पटना से जब आप जा रहे हैं तो आपको कानपुर नज़र आना चाहिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। सर मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ, तुम जहाँ से जाना जा। क्लियर है, आप ध्यान से देखिए, इस बात पे हम गौर करेंगे कि सर मोमेंटम आपने जो लिखा बड़ा सही लिखा, F इज इक्वल टू dp/dt। तो चर्चा ये है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है, पर यूनिट टाइम। तो अब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मैं लिख देता हूं, और पर यूनिट टाइम, तो आपका आ जाएगा आंसर, है ना। तो जो एफ एक्स आया, है ना, उसको तो सब मिला भाई, है ना, उसको क्या हुआ, सब मिला। तो मान लीजिए कि 80% जो हो गया वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब मेरे पास सपोज कीजिए कि 10 रुपया है ना, 10 रुपया है, तो उसका 80% कितना हो गया, 8 रुपया, है ना। तो मैंने उसी तरह से n संख्या मान लिया, तो 0.8 n, है ना, √2p cos 45 डिग्री प्लस, अब जो ऑब्जर्व हुआ है ना वो कितना हुआ, 0.2 n। क्लियर है मेरे भाई, इसको सॉल्व कीजिए। p आपका p cos 45 डिग्री, सब बहुत हेवी पूछ रही आप, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब ये आपका क्या है, Fy। इसमें क्या हुआ था कि 80% रिफ्लेक्ट हो गया, क्या हो गया, अपवर्ड, है ना। तो वो क्या लिख दिया हम, 0.8 n, है ना, और ये आपका क्या है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब tan थीटा इक्वल टू जो हमने उधर बना के रखा है आपके लिए, कि आप आएंगे और आपको वो मिल जाएगा, tan इनवर्स 0.8 अपॉन, ये कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, है ना। तो आपका कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये मर जाएगा, तो आपका 0.8, ये आपका हुआ आंसर, है ना। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। एक बात आप बताइए, पढ़ कौन सा चैप्टर रहे हैं हम लोग, है ना, मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें बेहतरीन बेहतरीन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हर चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए, है ना। बहुत डेप्थ में अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, और कहाँ इम्प्लीमेंट होंगे ये होना चाहिए।
तो बहुत अच्छा स्कोर आपका इसमें आएगा। क्लियर है? तो मैं और भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है, आप कीजिए। और पूछ ही क्या रहा है यार, देखो ना, चेंज इन मोमेंटम सवाल है, इंटेंसिटी से फोर्स का रिलेशन, फोर्स से पावर का रिलेशन, पावर से वेलोसिटी का रिलेशन, यही तो है, खेल ही तो रहे हम लोग फॉर्मूला में, बस इसी को आप अच्छे से खेलिए, है ना। चलिए अब दूसरा सवाल पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल ए एंड इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैव maximum kinetic energy of k1 electron volt and the smallest d Broglie wavelength of lambda. When photons of wavelength to strike the surface of metal B, the ejected photoelectrons have kinetic energy from 0 to k1. अच्छा ठीक है, the smallest देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझे। ये सवाल जो है ना, ये सवाल तो आप बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाए। सबसे पहले ये जब सवाल आप पढ़ रहे हो ना, आपके दिमाग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए, तब आप उस चैप्टर के रूह से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। सिर्फ फॉर्मूला पुट करना, आंसर लाना, मजा नहीं आएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये वाला चीज मेरे को क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखिए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, ठीक। जब कोई लाइट इंसिडेंट हुई, है ना, मेटल सरफेस पे, अब वो क्या करेगा, वहां पे एक वर्क फंक्शन लगेगा, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो वर्क फंक्शन को दिया, अब वो काइनेटिक एनर्जी को लेके जाएगा, तो जो एनर्जी लाया वो कितना था, एच म्यू, और दिया किसको, वर्क फंक्शन को, प्लस वो काइनेटिक एनर्जी लेके चला गया, है ना। अब यहां पे आप देखिए, आपके पास जो इक्वेशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होता है ना, ऐसा होता है आपके पास। क्लियर है? यही है, यही बात है ना आपके पास। क्लियर? तो अब चलिए सवाल को हम देखते हैं। अब यहां पे ये आपको वेवलेंथ के टर्म में दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब 1 लगा दीजिए क्योंकि कंपेयर कर रहा है ना। अब एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, जितना यहां डेटा दे रहा है ना, उसी को यूज कीजिएगा, खुद से हीरो नहीं बनिएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप राउंड अप करके ला रहे हैं 12,400, नहीं, ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, H 6.634 इंटू, अच्छा वैल्यू दिया हुआ है ना इसका एच सी का, हाँ यही बात मैं आपको समझा रहा था, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये क्या है आपका एंगस्ट्रॉम, तो ये भी आपका एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, 2920 माइनस वर्क फंक्शन कुछ दिया हुआ नहीं तो निकालना है, और ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसको कैलकुलेट करके लाओ तो, 1241 अपॉन 292, 4.25 है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये आपका एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, K2 जो आपका आया, फिर वही 12410 है ना, और दूसरा वाला कितना है 264052, बोल दो बाबू, 4.70। अब यहाँ पे जो K2 है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यहाँ पे, तो K1 माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तो इस वाले आपके पास की क्या आ गया, दो रिलेशन आ गया, है ना। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो K1 का कितना आएगा 4.25 माइनस 51
इस वाले पे 2 लेमडा h अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m k2, है ना। और ये कितना है, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर ऑफ 2m k1, है ना। तो रेशो ले लो, तो जब रेशो लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। मर गया, है ना, से h मर गया, ये भाई साहब ऊपर चले गए, तो ये कितना हो गया k1 और ये कितना हो गया k2, स्क्वायर कर दो 4 k1 k2 कितना है k1 k2 कितना था k2 दिया है ना, k2 है k1 माइनस 1.5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, तो कितना हो गया 4k1 और ये माइनस 6 इज इक्वल टू k1, 3k1 इज इक्वल टू 6, k1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब आपका k1 आ गया, है ना, तो आप वर्क फंक्शन निकाल सकते हो, k2 निकाल सकते हो। k2 क्या था आपका, k2 इज इक्वल टू k1 माइनस 1.5, कितना हो गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पुट करते रहो, खेलते रहो, क्लियर है।